हेलो ऑल, वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पर हम इस लेक्चर में बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और अमेंडमेंट वाले लेक्चर में हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितनी भी तरीके की अमेंडमेंट हैं वो हम कवर कर लें, ताकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन अमेंडमेंट टॉपिक से आए तो सॉल्व करने में हम कैपेबल हों। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। इसका फ़ायदा क्या रहेगा कि हमारी जो भी वीडियोस आती हैं उनको आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो आपको तैयारी करवाएंगे आपके एचपीएस एग्जाम के लिए। इसके साथ साथ जो हमारा सेशन है उसकी पीडीएफ हम शेयर करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल, द लिंक फॉर विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक रिजिड डॉक्यूमेंट नहीं मान सकते हैं। अगर एक डॉक्यूमेंट रिजिड है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको जो बनाने वाले लोग थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वो बहुत ही फॉर साइटेड थे। उनको ऐसा लगता था कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना अलाउ नहीं करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगी। तो इसको कैपेबल बनाने के लिए, मॉडिफिकेशंस के लिए, और इसमें टाइम टू टाइम नेसेसरी चेंजेस करने के लिए, ताकि ये चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाए, हमने एक अमेंडमेंट वाला प्रोविजन देखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट है वो इसलिए जरूरी है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो स्टैटिक ना रहे। ठीक है, वो एक मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट रहे, अपडेटेड डॉक्यूमेंट रहे, एक लिविंग डॉक्यूमेंट रहे, ताकि जो भी हमारी सोसाइटी में या फिर हमारी पॉलिटिकल कंडीशंस चेंज होती रहे उनको हम एकोमोडेट करते रहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे उसकी जो वैल्यू है वो बरकरार रहे। ठीक है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम किस तरीके से अमेंड कर सकते हैं, तो अगर हम बात करें नेचर ऑफ अमेंडमेंट की, तो हम तीन तरीके से अमेंडमेंट देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे अमेंडमेंट ऑफ टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर। देखिए, ये वो अमेंडमेंट हैं जो काफ़ी बड़ा चेंज नहीं करती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जिनका होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, आज़ादी के टाइम पर जो हाई कोर्ट के जज थी, उनकी जो एज थी वो 58 थी कि 58 के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन टाइम टू टाइम ऐसा लगा कि ये एज बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, 62 कर देनी चाहिए, फिर 65 कर देनी चाहिए। तो अगर हम ऐसी कोई मॉडिफिकेशन लेकर आ रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसको हम कहते हैं अमेंडमेंट ऑफ टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर। ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक माइनर चेंज कर रही है, बट एक नेसेसरी चेंज कर रही है। ठीक है, दूसरा जो मेजर टाइप है अमेंडमेंट का वो है अमेंडमेंट टू डील विद डिफरिंग इंटरप्रिटेशन। देखिए, कई बार होता क्या है कि हमारी जो जुडिशरी है वो किसी आर्टिकल का डिफरेंट मीनिंग निकालती है, और जो हमारे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है वो किसी आर्टिकल का डिफरेंट मीनिंग निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, 1951 के बाद से ही फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कौन सुपीरियर रहेगा, किसको सरकार फॉलो करे, इसके बीच में एक प्रॉब्लम शुरू हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली, जो आपकी केशवानंदा भारती केस जजमेंट है, वहाँ पर इसके बीच में एक सॉल्यूशन दिया। ठीक है, तो ऐसी डिफरिंग इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने के लिए भी हमें कुछ अमेंडमेंट करनी पड़ती हैं, ताकि उनके ऊपर जो इशू है वो आपका खत्म हो जाए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट होती हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेसिक चेंज करने वाली होती हैं, ताकि उसका जो मीनिंग है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए एकदम क्लियर हो जाए। देन थर्ड टाइप ऑफ अमेंडमेंट इज अमेंडमेंट बाय पॉलिटिकल कंसेंसस। ये वो अमेंडमेंट है जहाँ पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज या पूरे पॉलिटिकल सेटअप को ऐसा लगता है कि हाँ, ये अमेंडमेंट करनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, 1989 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो वोटिंग एज थी उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, कि जो भी एक पर्सन एडल्ट 18 साल की उम्र का है, उससे ऊपर का है, तो वो वोट डालने का अधिकार रखे। पहले ये 21 साल थी आज़ादी के टाइम पर, लेकिन बाद में इसको 18 कर दिया गया, और ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसमें सबने एग्री किया कि हाँ, ये अमेंडमेंट जरूरी है। सिमिलरली 52nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हम एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ अमेंडमेंट बाय पॉलिटिकल कंसेंसस। तो ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी बाय नेचर। अब हम बात करते हैं कि किस मैनर में हम अमेंडमेंट करते हैं, तो वहाँ पर हमें दो क्लासिफिकेशन देखने को मिलती हैं। एक मैनर है अमेंडमेंट थ्रू द यूज ऑफ आर्टिकल 368। देखिए, पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक हमें स्पेशल आर्टिकल देखने को मिलेगा, आर्टिकल 368, जो कि एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है, काफ़ी रिजिड प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करता है फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा तरीका क्या है, थ्रू ऑर्डनरी लेजिस्लेशन, कि जैसे हम एक सिंपल लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट में, सिर्फ उसी प्रोसीजर को फॉलो करके भी हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं। दीज टू टाइप ऑफ अमेंडमेंट आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द फ्लेक्सिबल एंड रिजिड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑर्डनरी लेजिस्लेशन से की मैनर से
अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, तो ये बेसिकली फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ अमेंडमेंट है कि जैसे आप एक सिंपल एक लॉ बनाते हैं, सिर्फ उसी तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दो, तो इसको हम फ्लेक्सिबल मैनर ऑफ अमेंडमेंट कहते हैं। अगर हम आर्टिकल 368 में प्रिस्क्राइब किया हुआ प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो इट इज़ द टाइप ऑफ रिजिड अमेंडमेंट। यहाँ पर हमें एक पूरा प्रोसेस, टफ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। आर्टिकल 368 में हमें फर्दर दो टाइप के अमेंडमेंट देखने को मिलती हैं। एक वो अमेंडमेंट जो कि नॉन फेडरल नेचर की हैं, जो सेंटर स्टेट रिलेशन को अफेक्ट नहीं कर रही हैं, तो ये अमेंडमेंट हम सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट से कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अमेंडमेंट ऐसी है जो फेडरल एलिमेंट को अफेक्ट कर रही है, जो सेंटर स्टेट रिलेशन को अफेक्ट कर रही है, तो वहां पर हमें ना सिर्फ पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज से स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास करवाना पड़ेगा, उसके साथ साथ हमें हाफ ऑफ द स्टेट्स की परमिशन भी लेनी पड़ेगी बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। तो ये आपकी दो टाइप की अमेंडमेंट है। अब इसमें हमें आर्टिकल 368 अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। देखिए, आर्टिकल 368 में एक डिटेल्ड प्रोसीजर बता रखा है कि किस तरीके से आप एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास करवाएंगे। सबसे पहले होता क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है इनटू द हाउस, ठीक है। अब ये जो बिल है कौन से हाउस में आएगा? दोनों हाउस में आ सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, ठीक है। याद रखिए कि दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जरूरी नहीं है कि ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो आप इसे सिर्फ लोकसभा में लेके आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ये बिल लोकसभा में भी लेकर आ सकते हैं और आप ये बिल राज्यसभा में भी लेकर आ सकते हैं। दूसरी बात कि इस बिल को प्रेजेंट करने के लिए, इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपका मिनिस्टर होना भी जरूरी नहीं है। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं देन यू आर कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इनटू द पार्लियामेंट, ठीक है। यहां पर आपने क्या समझना है कि इट कैन बी ब्रिंग इनटू अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट इसके लिए एलिजिबल है। दूसरी बात, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर आ सकता है। तीसरी बात कि इस बिल को प्रेजेंट करने से पहले आपको प्रेसिडेंट साहब की परमिशन नहीं चाहिए। याद रखिए, प्रेसिडेंट साहब की परमिशन नहीं चाहिए। और एक और बात कि ये बिल आपका स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं जाएगा, ये बिल सिर्फ और सिर्फ आपका पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। एक बार बिल इंट्रोड्यूस हो गया, उसके ऊपर डिस्कशन होगी, देन वोटिंग। जब वोटिंग आएगी तो यहाँ पर अगर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो नॉन फेडरल चेंज करने वाला है, नॉन फेडरल चेंज मतलब ऐसा चेंज जो कि हमारे सेंटर स्टेट रिलेशन को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर सिर्फ आपको पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी। इसका मतलब क्या है कि दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनमें से 2/3 की मेजोरिटी और जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है उसकी 50% मेजोरिटी। तो फॉर एग्जांपल अगर ये बिल लोकसभा में पास हुआ है तो लोकसभा में आपको पहले तो 545/2 272 प्लस वोट से ज़्यादा की मेजोरिटी चाहिए होगी। उसके साथ साथ जो उस दिन मेंबर प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल अगर एक दिन 480 लोग प्रेजेंट हैं तो इनकी भी 2/3 मेजोरिटी मतलब 320 लोग इस बिल के फेवर में होने चाहिए, ठीक है, तब ये बिल पास होगा। तो जो भी इसमें ज़्यादा नंबर है वो मेजोरिटी आपको लेनी पड़ेगी। तो 320 प्लस वोटिंग आपके बिल के फेवर में होनी चाहिए, तब भी आप इसको पास करवाएंगे इन पार्लियामेंट। खास बात आपको जो ध्यान रखनी है कि ये बिल दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा सेपरेटली पास होना चाहिए। लोकसभा स्पेशल मेजोरिटी से इस बिल को पास करेगी, फिर उसके बाद राज्यसभा इस बिल को स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी। यहाँ पर अगर दोनों हाउसेस के बीच में डेडलॉक आता है तो कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो फेडरल चेंज करने वाला है, ऐसा चेंज करने वाला है जो सेंटर स्टेट रिलेशन को अफेक्ट करे, तो यहाँ पर पार्लियामेंट में तो बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गई होगा, जो आपका पहले केस में भी हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक एडिशनल स्टेप ये है कि आपको हाफ ऑफ द स्टेट से ये बिल रेटिफाई कराना पड़ेगा सिंपल मेजोरिटी से। वहां पर आपको स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए और कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं करी गई है जिसके अंदर अंदर स्टेट को रिप्लाई देना है, ठीक है। अगर आप ये स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो ये बिल जाएगा फिर नेक्स्ट स्टेप पर, जो है प्रेसिडेंशियल असेंट। यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट साहब की परमिशन लेनी होती है। आपको पता है ना कि इंडिया में कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बनता है जब तक प्रेसिडेंट साहब उसको परमिशन नहीं दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल जाएगा प्रेसिडेंट साहब के पास, लेकिन दूसरे बिल्स की तरह नहीं प्रोसेस फॉलो करके इस बिल पे प्रेसिडेंट साहब को अपनी असेंट देनी ही देनी होती है। ही मस्ट गिव हिज असेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। जैसे अगर कोई बाकी बिल गए हैं, मनी बिल गए हैं, ऑर्डिनरी बिल गए हैं, तो वहाँ पर वो अपनी असेंट रोक भी सकते हैं, बिल को वापस भी भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको अपनी जो परमिशन है वो देनी ही होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए। हाँ, एक और बात मैं आपको जो बताना चाहूँगा कि कौन सा बिल ऐसा है जहाँ पर आपको सिर्फ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन वाला प्रोसीजर फॉलो करना है। तो जैसे अगर मान लो हम सिटीजनशिप के मैटर में कोई चेंज करने वाले हैं, या एक नई लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने वाले काउंसिल बनाने वाले हैं स्टेट में, या फिर हम सेकंड, फिफ्थ या सिक्स शेड्यूल में कोई चेंज करने वाले हैं, तो ऐसे केस में हमें सिर्फ ऑर्डिनरी जो लेजिस्लेशन वाला प्रोसीजर है वो फॉलो करना है। स्पेशल मेजोरिटी हमें कब चाहिए होती है पार्लियामेंट में? अगर हम फंडामेंटल राइट को अमेंड कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अमेंड कर रहे हैं, तो इस केस में हमें पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है।
बट फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अमेंड कर रहे हैं, अगर हम 7th शेड्यूल अमेंड कर रहे हैं, अगर हम राज्यसभा में स्टेट की कंपोजिशन अमेंड कर रहे हैं, अगर हम आर्टिकल 368 को अमेंड कर रहे हैं, तो इस केस में हमें स्टेट की रेटिफिकेशन भी लेनी पड़ती है। ठीक है, अब क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है कि एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन द लोकसभा ओनली, कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट रिक्वायर टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। देखिए पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपको पता है कि ये बिल दोनों हाउस में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऑल नहीं आना चाहिए, यहाँ पर हाफ ऑफ द स्टेट आना चाहिए। तो आपकी यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। इनमें से क्या होगा? इसका आंसर है स्पेशल मेजोरिटी, मैंने आपको भी बताया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, any of the list in the 7th schedule, abolition of the legislative council of a state, select the correct answer using the code given below। ठीक है, तो मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी शामिल होती हैं, तो ये सेंटर स्टेट रिलेशन का मैटर हो गया। तो यहाँ पर आपको अमेंडमेंट के लिए स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ये हमारे आंसर का पार्ट बनेगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, क्योंकि ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन को अफेक्ट करता है, तो ये भी आपके आंसर का पार्ट बनेगा। तो 1 और 2 आने चाहिए। 2 ऑप्शन बचे आपके पास। देन अबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट, ये काम सिंपल मेजोरिटी से होता है, यहाँ पर स्टेट की परमिशन नहीं चाहिए होती है, तो आपका थर्ड आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन सी। सो दिस इज द लेक्चर अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा, जिसको आप यूटिलाइज करेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।